हाय एवरीवन, मैं उभान सिंह यादव। आप देख रहे हैं एग्जाम स्पीडो। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर रहेगा। इसमें हम कवर करेंगे संविधान का भाग पहला, इसमें जो कि है संघ एवं उसका राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में भागों की संख्या, पार्ट्सों की संख्या, जो पार्ट्स है हमारे संविधान में उनकी संख्या है 22। और यदि हम इन्हें एबीसी के रूप में काउंट करते हैं तो हमारे संविधान में भागों की संख्या, पार्ट्स की संख्या हो जाती है 25। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेदों, जो कि जिन्हें आर्टिकल कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी है? 395। और यदि हम इन्हें एबीसी के रूप में काउंट करते हैं तो हमारे संविधान में अनुच्छेद, आर्टिकलों की संख्या हो जाती है बढ़कर 465। वहीं आप सब जानते हैं कि अनुसूचियों की संख्या हमारे संविधान में 12 है। मूलतः 8 थी, लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं बाय द अमेंडमेंट के द्वारा। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा पार्ट 1 के ऊपर। इसमें हम पार्ट 1 कवर करेंगे, जो कि संघ एवं उसके राज्य के बारे में बात करता है। आज हमारा पार्ट 1 खत्म होगा। इसी प्रकार से हम सभी पार्ट्स, 22 पार्ट्सों को इस प्रकार से इन ऑर्डर एक सीरीज में हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा संघ एवं उसका राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में लेक्चर रहेगा। इसमें जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो नोट्स है इसमें, वो आपके लिए एफिशिएंट रहेंगे, पर्याप्त है नोट आपके लिए। आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसको मैं कवर कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत और महेश बड़वाल की पॉलिटी की बुक से। तो अब बात करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है। तो यहाँ पर हम संविधान, जो हमारा भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य, इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं 1 से 4 तक। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है। तो संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट के हिसाब से इसमें ABCD के रूप में हम लिस्टेड करते हैं, ना कि इसमें संविधान में लिस्टेड है। हम इन्हें सरल करने के लिए, इजी करने के लिए ABCD पॉइंट देते हैं। तो हम पहले यदि अनुच्छेद की बात करें तो उसमें कहा गया है कि भारत, जो इंडिया होगा, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि समूह। अब संघ, आप जानते हैं कि संघ क्या होता है, क्योंकि संघ, समूह टूटते हैं, संघ कभी नहीं टूटते, इसलिए भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। आप सब जानते हैं कि संघ क्या होता है। संघ 3 प्रकार का होता है, कन्फेडरल होता है, फेडरल और एक यूनियन होता है। कन्फेडरल का हिंदी में मतलब होता है परिसंघ, जबकि फेडरल का हिंदी में मतलब होता है संघ, और जबकि यूनियन का हिंदी में मतलब होता है संघ। तो हमारा जो इंडिया ने संघ अपनाया है वो कौन सा अपनाया है? यूनियन संघ अपनाया है। अब समझिए कन्फेडरल क्या होता है। कन्फेडरल परिषद ऐसा संघ होता है जिसमें कुछ देश मिलकर के अपनी कुछ शक्तियां एक देश को दे देते हैं और एक संगठन बना लेते हैं, जिसे परिसंघ कहा जाता है। यह बहुत कमजोर होता है और यह कभी भी टूट सकता है। फेडरल क्या होता है? इसका आजकल इसका कोई नहीं मिलता है, ऐसा उचित नहीं मिलता कि कन्फेडरल कोई संघ अभी है। तो हाल ही अभी जो फेडरल संघ क्या होता है? फेडरल संघ वह संघ होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर के अपनी कुछ शक्तियां एक देश को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इस देश का शासन चलाइए। तो इस प्रकार का, यदि हम इस प्रकार का संघ की बात करें तो इस प्रकार के संघ मिलता है हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में देखने को। तो यूएसए में क्या है, जैसे मैक्सिको वगैरह है, जो भी है, वहां उनका अपना क्या है, अलग झंडा है, फ्लैग है, और उनका अलग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पर अपने अपने राज्य की अलग क्या, उसकी अपनी नागरिकता होती है। इसलिए वहां पर किस प्रकार की नागरिकता है? डुअल सिटीजनशिप। किस प्रकार की? दोहरी नागरिकता। जबकि हमारे संविधान में जो कि नागरिकता का जिक्र है वो कौन सी है? एकहरी नागरिकता। क्योंकि हमारे संविधान में केवल इंडिया की नागरिकता होती है, ना कि राज्य की नागरिकता होती है। तो तीसरा होता है यूनियन संघ। यूनियन क्या होता है? यूनियन वैसा संघ होता है जिसमें राज्यों का समूह होता है। क्या होता है? राज्यों का समूह होता है, लेकिन वो कभी उससे राज्य अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार के संघ को हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। हमारे भारत ने किस प्रकार के संघ को अपनाया? जो है अपनाया है यूनियन को, क्योंकि यह यूनियन पढ़े लिखे लोगों में सफल नहीं होता। ड्यू टू इंडिया एक्वायर्ड यूनियन संघ बिकॉज ऑफ देयर इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, जाति की, भाषा की, धर्म की, यहाँ पर जो विविधता देखने को मिलती है, उसके आधार पर हमने क्या किया है? यूनियन को अपनाया है, ताकि कोई राज्य भारत से अलग ना हो सके। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी। वो क्या थी कि मतलब अलग स्टेट का टाइप का दर्जा था, वहां पर उसका फ्लैग अलग था, कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, लेकिन उसने बहुत दम लगाई, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत से अलग नहीं हो पाया, क्योंकि भारत, इंडिया इज अ यूनियन, ठीक है, भारत एक संघ है।
तो ऐसे हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो राज्यों को संघ से अलग होने का या विभक्त होने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो संघ है, जो राज्य किसी राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। क्या नहीं है? किसी राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। आप सभी को पता होगा कि 1947 के इंडिया पार्टीशन के बाद, भारत विभाजन के बाद क्या हुआ था? पाकिस्तान अलग हो गया था और भारत अलग हो गया था। उसके बाद छोटी छोटी रियासतों में भारत टुकड़ों में बट गया था और बहुत सारे 552 रियासतें हुआ करती थी, उसमें कुछ बड़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी। और जो भारत था वो एबीसीडी के रूप में बटा हुआ था। प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिशर, जहां पर ब्रिटिश लोग रहते थे वहां पर ब्रिटिशर स्टेट बोला जाता था। कुछ राजाओं के स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, कुछ आइलैंड मतलब क्या थे? यूनियन टेरिटरी थी। तो इस प्रकार से भारत एबीसीडी के रूप में बटा हुआ था उस टाइम पर। तो उन सभी को एकत्रित करने का जो काम किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसलिए उन्हें या उन्हें कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत किसी, अमेरिका जी ने कहा था कि भारतीय संघ किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। आप सभी जानते हैं क्योंकि संघ को बनाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ताकत के द्वारा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हाँ, जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह ने बोला था, लेकिन वहां पर कुछ जो एरिया है जम्मू कश्मीर का कुछ कब्जा कर लिया था पाकिस्तानी आतंकियों ने, इसलिए वहां पर आज भी एरिया है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि इंडिया में, भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। इसकी बात कही गई है अनुसूची फर्स्ट के अंदर कि राज्य होंगे, कितने राज्य होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगी और अधिकृत या अर्जित क्षेत्र होंगे। तो हमारे संविधान में भारत के क्षेत्र आर्टिकल 1 में भारत के क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर स्टेट की बात कही गई है जो कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी की बात कही गई है, 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। तो यूनियन टेरिटरी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। अब आप समझिए कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है। यूनियन टेरिटरी मतलब कुछ कारणों से बनती है। देखो, या तो जनसंख्या कम होने की वजह से बनती है, कुछ विवाद की वजह से बनती है, जैसे चंडीगढ़ जनसंख्या की वजह से, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गए और दमन दीव हो गए, इस प्रकार से। और दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी बनती है भौगोलिक स्थिति के कारण भी बनती है। भौगोलिक स्थिति कैसे? जो ताकि अंडमान निकोबार हमारे इंडिया से थोड़ा दूर है, ठीक है, जैसे लक्षद्वीप है, तो उसे हम यदि राज्य बनाते तो वहां पर यदि विधानसभा शासन हुई, गवर्नमेंट हुई, तो वहां पर तो अपन को क्या होगा? दिक्कत होगी वहां के चीफ मिनिस्टर के ऊपर। शायद क्योंकि चाइना का वहां पर दबदबा ज्यादा रहता है, तो कभी भी वो हत्या सकती है। इसलिए इसे संघ के हाथों में, मतलब यहाँ पर सीधा राष्ट्रपति का शासन होता है, ना कि राज्य सरकार का, इसलिए यूनियन टेरिटरी बना दी। चौथा कारण हम कह सकते हैं कि कुछ संस्कृति होती है, अपनी अपनी संस्कृति, जैसे कुछ दमन दीव वगैरह में यहाँ पर कुछ जनजातियां रहती हैं जो कि अभी भी हमारे संविधान से कनेक्टेड, सॉरी हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से कनेक्टेड नहीं है, तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरी में रखते हैं ताकि वहां पर ज्यादा क्या ना हो पाए, ज्यादा व्यापार वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो पाए, ताकि वहां पर लोग कम जाए, उनकी संस्कृति जो है बची रहे। और तो इस प्रकार से हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि पौंडुचेरी और दिल्ली में विधानसभाएं हैं। क्यों है दिल्ली में विधानसभा? जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से है, और इसी प्रकार पौंडुचेरी में, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या, यहाँ का शासन राष्ट्रपति के हाथों संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता, इसलिए यहाँ पर शासन चलाते हैं कौन? पौंडुचेरी दिल्ली में मुख्यमंत्री। जबकि अन्य यूनियन टेरिटरी में कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल शासन करता है। एक होता है अधिकृत क्षेत्र। अधिकृत क्षेत्र क्या होता है, या इसे अर्जित क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे हमने किसको बनाया, जिसे बनाया था सिक्किम को। सिक्किम एक अधिकृत क्षेत्र है। 1972-73 में क्या हुआ था, जब चाइना का आक्रमण हुआ था, तो सिक्किम ने हमारे साथ एक सहराज्य के रूप में मिलने की एग्रीमेंट साइन किया था। बाद में उससे सिक्किम को लगा कि हाँ इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, तो बाद में उसने 1975 में इसका एक संशोधन है, शायद 35वां संविधान संशोधन है, उसके तहत सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब इंडिया दैट इज भारत। और एक और बात है इसमें आर्टिकल 1 में कि भारत का जो नाम है इंडिया होगा या भारत होगा, तो इसका कहा गया कि इसका कोई औचित्य नहीं है कि इंडिया इंडिया है और भारत भारत है। भारतीय संविधान में दोनों शब्दों का जिक्र इंडिया का भी है और भारत का भी है, जिसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, भारतीय राज्यों का संघ कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे संविधान का भाग वन का अब समझिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद क्या कर सकती है, जो कि राष्ट्रपति की पूर्व नियुक्ति से
राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लेगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरी तरीके से क्या होगा, जवाबदेही होगा मंत्रिमंडल के प्रति, ठीक है। तो राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं होता। हालांकि एक देश के प्रथम नागरिक होने के नाते संसद को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा संसद क्या कर सकती है, किसी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, और ऐसे राज्य जो कि पहले से अस्तित्व में हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो पीओके का इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है, उसे हम कह सकते हैं कि वो पहले से अस्तित्व में है, इंडिया का है, ठीक है। तो इसे कह सकते, तो उस राज्य में उसे क्या कर सकती है, उसे किसी न किसी तरीके से युद्ध करके कुछ भी करके उसे क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट एक आता है कि नए राज्य का गठन भी कर सकती है, जैसे जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। तो इनमें जो हमारे इंडिया के अंदर ही है उनको क्या कर सकती है, किसी भी राज्यों को अलग अलग करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। यह बात होती है किसमें, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद इससे थोड़ा अलग है। तो चलिए हम उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, और राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। और एक और 5वां पॉइंट क्या है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा क्या कर सकती है, एक राज्य से कुछ एरिया, कुछ भाग को अलग करके उसे दूसरे राज्य का दर्जा दे सकती है, या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के उसे एक राज्य बना सकती है। मतलब राज्यों, भारत के अंदर राज्यों में कुछ भी तोड़फोड़ कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। तो यह काम कौन कर सकता है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा। अब यहाँ पर बात है, क्या इस पर राज्य का कानून लगेगा, तो हाँ, इस पर साफ मना है कि राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति हाँ, जिस राज्य के नाम में या सीमा में या उसके एरिया में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बोल सकता है कि कुछ मत अपन डलवा लेते हैं, वहां पर जितने मत आएंगे उसको देख लेते हैं कि सब इस चीज से संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इस पर राष्ट्रपति या संसद क्या है, इस मत के ऊपर बात नहीं होगी। यदि संसद को ये काम करना है तो वो अपना कर लेगी, इसमें राज्य सरकार कोई भी दखल नहीं दे सकती। इसलिए इस प्रकार कहा जा सकता है कि संघ सरकार चाहे तो राज्यों को खत्म कर दे या कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार संघ सरकार को खत्म नहीं कर सकती है। इसमें बिना राज्य विधानमंडल की अनुमति के द्वारा हम राज्यों को परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके एरिया में परिवर्तन, ये सब कर सकते हैं बिना राज्य विधानमंडल की अनुमति से। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को खत्म कर दे, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार को कभी खत्म नहीं कर सकती है। और इसलिए भारत को कहा जाता है क्या, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। विभाज्य मतलब राज्य तो बटे हुए हैं लेकिन वो अविभाज्य हैं, कभी भी टूट नहीं सकते या कभी वो संघ अलग नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका का थोड़ा सा अलग है, वहां पर उसे कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। क्यों कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर जो राज्य हैं वो एक तरीके से अविभाज्य हैं, इसलिए उसे कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। तो यह है हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में। तो अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 4 के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 4 शुरू करने से पहले आपको एक केस बताना, इंपोर्टेंट केस बताना है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक केस हम समझ लेते हैं। तो एक केस का नाम है बेरुबरी केस 1960 का। बेरुबरी केस क्या है, बेरुबरी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, इंडिया के पश्चिम बंगाल में बेरुबरी एक जगह है जहां पर 90% मुस्लिम आबादी रहती है। जबकि बांग्लादेश में एक जगह है जलपाईगुड़ी, वहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक 1960 में एक केस हुआ था कि क्यों ना हम जो पश्चिम बंगाल में बेरुबरी जो एक जगह है जहाँ पर मुस्लिम लोग हैं, तो क्यों ना हम इस जगह को बांग्लादेश, इस जगह के लोगों को बांग्लादेश भेज दें और बांग्लादेश के लोगों को जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जलपाईगुड़ी, वहां के हिंदुओं को बेरुबरी बुला लें। तो क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि भैया आप सब लोग जानते हो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन विभाजन हुआ था तो वो किस आधार पर हुआ था, बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम का जो बाहुल ज्यादा होने की वजह से वहां पर
क्या किया गया था, एक देश का निर्माण किया गया था, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और आज का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पे किया गया था, इसलिए जब बेरूबरी में ज्यादा मुस्लिम होने की वजह से ऐसा सोचा गया था कि चलो वहां के लोग को वहां शिफ्ट करा दें और यहाँ के यहाँ पे शिफ्ट करा दें। कब? 1960 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। लेकिन वही केस नहीं सुलझा, जाकर के अभी शायद 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह काम किया गया। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस 1960 के टाइम पे लोगों ने विरोध भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद हमें आजादी देता है कि आप अपने राज्यों में क्या कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने देश की जमीन किसी विदेश को नहीं दे सकते, क्योंकि बेरूबरी या विदेश, अपनी जमीन विदेश के लोगों को नहीं दे सकते। तो इस प्रकार कहा था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए है कि उस टाइम पर नहीं सुलझा था, जाके अभी 2018 में इस केस को खत्म किया गया है और ऐसा हो गया है। तो अब और आपको यह समझना चाहिए कि जो अनुच्छेद, अब आते हैं अनुच्छेद, एक और आपको अनुच्छेद 3 में और समझना है कि जिस प्रकार नामों में सीमा पर, जैसे अभी जो एक जगह है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम जैसे प्रयागराज कर दिया है, कुछ राज्यों का भी नाम भी बदल जाता है। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 2000 में, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को किया गया था, बिहार से झारखंड को किया गया था। तो इस प्रकार हम किसी एक राज्य से नए राज्य का गठन कर सकते हैं, कुछ राज्य को अलग करके एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं। ये सब कहता है हमारा अनुच्छेद 3। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा अनुच्छेद 2 में क्या पढ़ा कि संसद और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा क्या कर सकते हैं, विदेशी जमीन को अपने में मिला सकती है, भारतीय संघ में मिला सकती है, और चाहे तो एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वहीं तीसरा क्या कहता था कि आप सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, नाम में परिवर्तन कर सकते हो, एक राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके क्षेत्र को घटा भी सकते हो, एक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हो, या एक राज्य से कुछ भूमि को अलग करके उसे एक अलग राज्य का दर्जा दे सकते हो। तो अभी तक इसमें जो भी काम होगा उसे हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो काम होगा उसे हम संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे, नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन से इस सब्जेक्ट को हम बाहर रखेंगे। अर्थात हम इस सब्जेक्ट को कहां से बाहर रखेंगे, इस सब्जेक्ट को हम रखेंगे अनुच्छेद 368 से। 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन के बारे में बात करता है, किस प्रकार संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो इसके तहत मतलब यह संविधान में संशोधन नहीं माना जाए। मान लीजिए हमने क्या किया, एमपी से, जैसे 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग किया था, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को किया, तो समझिए इस प्रकार की, मान लो यदि हमने इसको अलग कर दिया तो इसका हमें कहीं पर संविधान में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है कि इस अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। नहीं, इस प्रकार का हमें कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 4 यही बात करता है। यह काम इट विल बी डन बाय 50% बहुमत, यह काम केवल 50% बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 545 है, ठीक है, कितनी है, 545 से यदि हम उसका 50% बहुमत करते हैं तो लगभग आ जाएगा 272 के लगभग आ जाएगा, 272 के लगभग। तो ये आ जाता है 545 का 273 आ जाता है। यदि इतने सदस्य यदि मत दे रहे हैं, बहुमत दे रहे हैं, तो हमारा ये काम हो जाएगा, जो कि हमें सीमाओं आदि में परिवर्तन करना है। वहीं इसके लिए राष्ट्रपति भी क्या होगा, बाध्य होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा। अब हम समझते हैं कि अब उसमें कुछ नई चीजें समझते हैं, जो संविधान, हमारे संविधान के भाग 1 संघ के मुख्य राज्य से कुछ जो आयोग समितियां रिलेटेड हैं उसको समझते हैं। धारा आयोग क्या था, धारा आयोग एक कमेटी बैठाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था 1948 में। किसके द्वारा बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया था। क्या हुआ था कि हमारा 1947 के बाद हमारा देश ABCD के रूप में बटा हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था, अलग अलग राज्यों का क्या हो रही थी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मांग उठ रही थी। इसलिए एक धारा आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1948 में दी थी और इसने साफ साफ बोल दिया था कि भाषाई आधारों पर, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन करना, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना क्या है, गलत है। तो भाषाई आधारों पर राज्य का पुनर्गठन करना क्या होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इन्होंने कहा था कि गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जैसे कुछ लोग फिर से क्या करने लगे थे, आंदोलन करने लगे थे, तो 1949 में एक और कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था जवाहर वल्लभ पट्टाभी सीतारामैया। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1949 में। इन्होंने भी
तर्ज पर कहा था कि भाषाई आधारों पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी टाइम पर अभी तो धर्म का विभाजन हुआ था, धर्म के आधारों पर राज्यों का विभाजन हुआ था, हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था उसे पाकिस्तान दे दिया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश कहलाता है। और अभी यही काम कर रहे थे कि अपन लोग भाषा के आधार पर क्या कर रहे थे, भारत को डिवाइड कर रहे थे। तो इसने साफ मना कर दिया था कि भाषाई आधारों पर क्या होगा, भाषाई आधारों पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक घटना घटती है 1953 में। 1953 में कांग्रेस के सदस्य थे श्री रामलू, पोट्टावी श्री रामलू कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। वो ये क्या थे, कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे पोट्टावी श्री रामलू। 1953 में उन्होंने क्या कर दी, भूख हड़ताल पर बैठ गए। किस पर बैठ गए, आमरण अनशन कर लिया उन्होंने। और किसके आधार पर, क्योंकि उनको चाहिए था अपना एक आंध्र प्रदेश, अपनी जो इस टाइम पर मद्रास का एरिया कहलाता, तो उसे तमिल से अलग करना था। आंध्र प्रदेश जो था उसे तमिल और आंध्र प्रदेश को अलग करना था। तो उन्होंने आमरण अनशन कर लिया और इसके बाद 56 दिन बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इससे लोगों में क्या हो गया, हड़ताल हो गई, आंदोलन फैलने लगा ज्यादा। तो इस आधार पर इसके बाद इसके एक साल बाद 1954 में क्या हुआ, 1954 में क्या होता है कि नेहरू जी के द्वारा एक और आयोग का गठन किया गया कि आपको जांच करना है कि क्या भाषाई आधारों पर राज्य का पुनर्गठन सही है या नहीं है। तो एक और आयोग का गठन किया गया 1954 में, जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसमें एक 3 सदस्यीय आयोग था। कितना सदस्यीय था, 3 सदस्यीय आयोग था। इसके प्रमुख कौन थे, फजल अली जी थे, फजल अली थी। इसमें 2 और अन्य सदस्य थे, जिसमें थे इंक्लूड थे एच.एन. कुजरू और के.एम. पडिक्कल लोग थे। तो यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें फजल अली आयोग जो कि अध्यक्ष थे, और इसमें के.एम. पडिक्कल और एच.एन. कुजरू 2 अलग सदस्य थे। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 को। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 को और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधारों पर किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि राज्यों का भाषाई आधार पर हम पुनर्गठन तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक जरूरी बात क्या है कि हाँ, यहाँ पर एक भाषा एक सिद्धांत नहीं चलेगा। मान लो महाराष्ट्र, वहां पर मराठी लोग रहते हैं, यहाँ पर गुजराती रह सकते हैं, यहाँ पर तमिल रह सकते हैं, यहाँ कन्नड़ लोग रह सकते हैं, यहाँ मणिपुर के लोग रह सकते हैं, यहाँ नागालैंड लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि एक राज्य एक भाषा सिद्धांत नहीं चलेगा। एक राज्य चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर सभी भाषा के लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहां पर अपना घर बना सकते हैं, वहां पर जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। यह कहा था किसने, फजल अली आयोग ने। इसके बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया है। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और एक क्या लाया गया, एक्ट, अधिनियम पारित हुआ, जिसका नाम था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जिसका नाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कितने राज्यों का ABCD पार्ट को अब समाप्त करके अब राज्यों के नाम बना दिए गए। और इसमें राज्य कितने बने, 14 राज्य, और क्या है इसमें 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जबकि फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी के बारे में, जबकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा बने थे कितने, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था भाग 1। इसमें दिया है जो संघ एवं उसके राज्य। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, भाग 2 के बारे में, जो की बात करता है नागरिकता के बारे में। वो आ जाएगा आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको यह अच्छा लगता है तो आप इसे एग्जाम स्पीड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।